सबसे पहले अपने दर्शकों का अभिवादन करते हैं और यह अभिवादन हिंदी में होता है और मैं स्क्रीन पर आते ही आपको कहती हूं, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। लेकिन अगर भारत की अलग अलग भाषाओं में मैं आपसे ये अभिवादन करूं तो ये कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि मराठी में नमस्कार मी पूर्णिमा, बंगाली में नमस्कार आमी पूर्णिमा, तमिल में वड़क्कम नान पूर्णिमा, तेलुगु में नमस्ते नेनु पूर्णिमा, गुजराती में नमस्ते हूं पूर्णिमा, कन्नड़ में नमस्कार नानु पूर्णिमा, मलयालम में नमस्कारम न्यान पूर्णिमा, पंजाबी में सत श्री अकाल मैं पूर्णिमा, उड़िया में नमस्कार मो पूर्णिमा, असमिया में नमस्कार मोई पूर्णिमा। आप इन सभी शब्दों का संपूर्ण सार समझें तो वो ये है कि मैं अपने दर्शकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करती हूं और इन सभी भाषाओं में मैंने आपको नमस्कार किया है। लेकिन नमस्कार अपने आप में एक संस्कृत शब्द है जो कि नम्स और कार से मिलकर बना है। नम्स का मतलब होता है नमन या फिर प्रणाम और कार का मतलब होता है करना। इस तरीके से नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है मैं आपको नमन करती हूं या फिर मैं आपको सम्मान देती हूं। इस शब्द में भाषा से ज्यादा भाव मायने रखते हैं और ये भाव हर भाषा में समान सम्मान भाव रखता है। यानी कुल मिलाकर हमारी सभी भाषाएं बोलने लिखने में अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका भाव एक ही है और ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कि हम इतनी भाषाओं के जनक हैं और इन सभी भाषाओं में हिंदी भाषा बाकी सभी भाषाओं की सबसे अच्छी दोस्त है, जिसने इन सभी भाषाओं को जोड़ने का एक राष्ट्रीय रास्ता बनाया है। लेकिन इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमने इन रास्तों पर विवादों के कई गड्ढे भी देखे हैं। साल 1938 जब मद्रास में सरकारी स्कूलों में हिंदी को कंपलसरी करने के फैसले के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसके कारण राजगोपालाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। 1960 का दशक आया। तमिलनाडु के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयासों के खिलाफ हिंसक और खूनी प्रदर्शन हुए, जिसने भाषाई विवाद को राष्ट्रीय चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2019 में नई शिक्षा नीति आई। त्रिभाषा यानी 3 भाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को शामिल करने के प्रस्ताव पर तमिलनाडु और कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने इसे वैकल्पिक कर दिया है। साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु ने 3 भाषा नीति को हिंदी थोपने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया, जिससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव और तनाव बढ़ा। इसके साथ ही बीते कुछ महीनों में हमने तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंदी बोलने पर कथित प्रतिबंध और हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें देखी। इन खबरों ने सोशल मीडिया पर इस विवाद को डिबेट का एक मुद्दा भी बना दिया है। अब आप सबसे पहले जरा खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो चुकी है? क्या हमारे देश में अब जितनी महंगाई है उससे ज्यादा लोगों की कमाई शुरू हो चुकी है? क्या हमारे देश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त बन चुकी हैं? और क्या हमारे देश में अब कोई विवाद बचा ही नहीं है? क्योंकि भाषा विवाद जैसी समस्या असल में कभी किसी विकल्प का हिस्सा होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हकीकत में तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भाव के साथ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपनी सियासत में सत्ता के कुछ स्टार्स लगाने के लिए इस भाषा को भी एक विवाद का रूप देते हैं और फिर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। और अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने हकीकत को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है, इसकी किसी से कोई स्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, ये एक राष्ट्र की आत्मा भी है। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है।
हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते। और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। ये गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का सिर्फ एक अंश है और वहीं पूरे भाषण को ध्यान से सुनने पर हमने दो बातों को पिक किया है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे भाषाई मुद्दे को दो भागों में डिकोड किया, पहला विदेशी कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा है देश के कॉन्टेक्स्ट में। विदेश के कॉन्टेक्स्ट में अमित शाह ने यह कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता से आजाद होना चाहिए और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने देश के संदर्भ में कही कि भाषाओं को जीवित रखना और उन्हें समृद्ध बनाना महत्वपूर्ण है। हमें आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं और खासकर राजभाषा के लिए ये सारे प्रयास करने चाहिए। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं हो सकती है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और बाकी भारतीय भाषाएं मिलकर ही हमारे आत्म गौरव के उत्थान को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्म गौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। अब अमित शाह की तरफ से देसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया जवाब आप समझ गए होंगे कि किन लोगों के लिए था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमित शाह का विदेशी कॉन्टेक्स्ट वाला जवाब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए ही था। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, ये शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे ये भाषा सीखें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सवाल पूछें और समानता हासिल करें। आप एक इस बयान को भी राहुल गांधी के सुन लीजिए। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले, वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एससी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है, ये शक्ति है, ये बंधन नहीं है, बल्कि जंजीरें तोड़ने का एक औजार है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विदेशी भाषा का विरोध नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा पर गर्व करना जरूरी है। जब तक हम अपनी भाषा पर गौरव नहीं करेंगे, हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल तो ये उठ सकता है कि क्या अंग्रेजी सीखना वाकई हमारी तरक्की का एकमात्र रास्ता है, और क्या अपनी मातृभाषा को गले लगाने से हमें सही मायनों में गुलामी की मानसिकता से आजादी मिल सकती है? राहुल गांधी का तर्क यह है कि अंग्रेजी गरीब बच्चों के लिए एक पुल है जो उन्हें रोजगार और आत्मविश्वास देता है। हम भी ये मानते हैं और इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं कि आज की वैश्विक दुनिया में अंग्रेजी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीक और संचार का माध्यम है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी या फिर भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में वो शक्ति नहीं
जो अंग्रेजी भाषा में है। साल 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। उनका मकसद था एक ऐसी भारतीय आबादी को तैयार करना जो कि रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन सोच और संस्कृति से अंग्रेज हो। तो क्या ऐसे में हम आज भी उसी मानसिकता का शिकार हैं? भारत की हर भाषा में हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति बसी है। हिंदी में रामायण और महाभारत की गूंज है तो तमिल में तिरुक्कुरल की बुद्धिमत्ता है, बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं हैं। क्या इन भाषाओं में वो ताकत नहीं जो हमें दुनिया में मुकाबला करने का हौसला दे सके? आज दुनिया की तमाम विकसित देश जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस अपनी मातृभाषा में शिक्षा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। जापान में जहां पर जापानी तो जर्मनी में जर्मन और चीन में मैंड्रिन में उच्च भाषा दी जाती है। फिर भारत में ही क्यों हम अपनी भाषाओं को सेकंड क्लास का मानते हैं? क्या यह हमारे आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे अंग्रेजी सीखें ताकि वो सवाल ना पूछ सकें। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सवाल पूछने की ताकत केवल अंग्रेजी से आती है? क्या हिंदी, मराठी, तेलुगु में सवाल पूछने वाले कमजोर हैं? मैं शाम को 6 बजे एक शो करती हूं दहाड़। डंके की चोट पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं से हिंदी में सवाल पूछती हूं। तो क्या मेरे पूछे गए सवाल सिर्फ इसीलिए कमजोर हो जाएंगे क्योंकि मैंने वो सवाल अंग्रेजी में नहीं पूछे? और यहां पर राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि आपका यह तर्क अपने आप में भारत की 97% पॉपुलेशन, 97% आबादी को जो कि अपनी मातृभाषा में बातचीत करती है, यह कमतर आंकने वाला बयान है। ऐसे में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, जरूर सीखनी भी चाहिए, लेकिन इसे हमारी मातृभाषा के ऊपर थोपना गलत है। हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो हर एक बच्चे को अंग्रेजी सिखाए, लेकिन उसकी मातृभाषा में उसकी नींव को भी मजबूत करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें इसकी एक कोशिश जरूर दिखाई देती है। बाकी सरकार के लिए हमारा ये सुझाव है कि हमें अपनी भाषाओं को टेक्नोलॉजी, विज्ञान और अनुसंधान का माध्यम बनाना चाहिए। जैसे कि जर्मन में इंजीनियरिंग की किताबें लिखी जाती हैं, वैसे ही हिंदी, तमिल या फिर कन्नड़ में हम ऐसी किताबें क्यों नहीं लिख सकते? साइंस को समझने के लिए क्या अंग्रेजी ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए? और जब तक हम सोचने समझने के साथ अपनी भाषा में कुछ नया सीखना, कुछ नया बनाना, कुछ नया करना नहीं सीख जाते, हम सही मायने में अंग्रेजी की साइकोलॉजिकल टॉप ब्रास इमेज से आजाद नहीं हो सकते हैं। और ये बात सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए।